Hello, today we are talking about introduction to Indian financial system. We will be discussing several things about Indian financial system. Let us begin. To introduce Indian financial system, every financial transaction has a story. Whenever you do any kind of financial transaction, there is a complex web of interdependent institutions. जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. बहुत सारे बैंक्स आपस में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आपस में इन्वॉल्व हैं जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हैंडल करते हैं. और अगर हम इनकी बात करें फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं, 6 पार्ट हैं इसके जो भी हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, और 5 कोर प्रिंसिपल हैं मनी और बैंकिंग के, इनको भी हम डिस्कस करेंगे. पहले समझने की जरूरत है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या चीज है. फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ मार्केट इंस्टीट्यूशन, लॉज, रेगुलेशंस, टेक्निक्स थ्रू विच बॉन्ड, स्टॉक्स, अदर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. अगर हम इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? जहां पर बॉन्ड, स्टॉक या कोई भी तरीके की सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, वो होगा किस तरीके से? किसी मार्केट इंस्टीट्यूशन, लॉज, रेगुलेशन के थ्रू. तो इसी इन सब का जो एक सिस्टम है, कलेक्टिव सिस्टम, उसको फाइनेंशियल सिस्टम बोला जा सकता है. इसमें इंटरेस्ट रेट होंगे या फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाएंगी या बनाई जाएंगी अराउंड द वर्ल्ड, तो इसी को फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इसमें 6 पार्ट कौन कौन से हैं फाइनेंशियल सिस्टम के जिससे काम होता है इस सिस्टम में, इनको हम सबको अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. जैसे सबसे पहला जो है मनी, पैसा. इससे तो शायद ही कोई अनजान होगा. पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है आज के टाइम में. तो मनी जो है, आप कोई भी पेमेंट कर लीजिए या कोई भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी खरीद रहे हैं, किसी भी तरीके की फॉर्म में हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर कॉइन, पेपर करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक फंड्स. इसको आप एटीएम से कहीं से भी निकलवा सकते हैं. तो ये मनी सबसे पहला फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है. दूसरा आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ये एक किस्म की फॉर्मल ऑब्लिगेशन है जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी से किसी टाइप का कोई शेयर कह सकते हैं आप, या कोई इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, या कोई एसेट जो है दूसरी पार्टी की खरीदती है या उसको मिलती है. इसमें इंडिविजुअल स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं. म्यूचुअल फंड्स है आज के टाइम पर, तो म्यूचुअल फंड्स भी जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ही टाइप है. या पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं बड़े लोगों द्वारा. पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं. तो सारी इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज को कलेक्टिवली अगर हम लिखते हैं तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है. नेक्स्ट पार्ट आता है फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक ऐसा स्थान या एक ऐसा नेटवर्क जहां पर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आसानी से, तेजी से खरीद और बेच सकते हैं. ये कहीं पर भी हो सकती है फाइनेंशियल मार्केट. ये किसी कैफे हाउस में, कॉफी हाउस में हो सकती है, पब में हो सकती है, ये कहीं भी हो सकती है. जैसे एग्जांपल के तौर पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है भारत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. जब मैं कहता हूँ कॉफी हाउस या पब में हो सकती है, ये कैसे हो सकती है कॉफी हाउस या पब में? आपके मोबाइल पर ही एप्स हैं जिनके थ्रू आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. इनका फायदा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल होने से आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम हो गई, और बहुत बड़ा एक वाइड एरे ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है आज की डेट में अवेलेबल है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? ऐसी फर्म्स जो सेवर्स और बोर्स, जो पैसा सेव कर रहे हैं और जिनको उधार की जरूरत है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं. वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउसेस. बैंक के पास जो पैसा सरप्लस रहता है उसका वो लोन देते हैं. इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पैसा सरप्लस रहता है वो उसको आगे मार्केट में इन्वेस्ट करती है. म्यूचुअल फंड भी आगे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. ब्रोकरेज फंड भी इसी तरीके से काम करते हैं. बैंक वॉलेट के तौर पर शुरू हुए थे जहां आप अपना पैसा रख सकते हो, और वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में बदल गए हैं जो आज की डेट में फाइनेंशियल सुपरमार्केट के तौर पर काम करते हैं. बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं. अब गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज का क्या काम है? गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज जो है वो आई 1930 में, जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया तो वहां की फेडरल गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद हर वर्ल्ड वाइड हर गवर्नमेंट ने अपने यहाँ कुछ रेगुलेटरीज एजेंसीज बनाई हैं. उनका मकसद यही है
कि फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर जो है किस तरीके से उस फाइनेंशियल क्राइसिस को रोका जाए या अवॉइड किया जाए। 2007 से 9 के टाइम जब पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस टाइम पर जो ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज थी, उन्होंने ही बहुत रेगुलेशन का काम किया ताकि किस तरीके से उसके प्रभाव को कम किया जा सके। सेंट्रल बैंक, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होगा। उस सेंट्रल बैंक का काम क्या है, जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंस हैं, उन सबको हैंडल करना, देश के अंदर उस कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, क्रेडिट इन इकोनॉमी, कितना उधार की जरूरत है इकोनॉमी में, और एज ए बैंकर टू द बैंक काम करना। बैंक्स को भी बैंकर की जरूरत है, तो सेंट्रल बैंक ये काम करता है। अब सेंट्रल बैंक जो है लार्जली जब शुरू हुए थे फाइनेंस वार के टाइम, जैसे तो उस समय पर ये एक लार्ज प्राइवेट बैंक के तौर पर शुरू हुए थे, बाद में इनको सेंट्रल बैंक में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। सेंट्रल बैंक क्या कंट्रोल करता है, ये पूरे कंट्री के अंदर मनी और क्रेडिट उसके फ्लो को रेगुलेट करता है। अगर इन्फ्लेशन कम है या ग्रोथ ज्यादा चाहिए या स्टेबिलिटी फाइनेंशियल सिस्टम, ये सारा काम सेंट्रल बैंक का ही है। अब प्रिंसिपल्स की बात करें, किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में 5 कोर प्रिंसिपल होंगे। टाइम हैज वैल्यू, रिस्क रिक्वायर्स कंपनसेशन, इंफॉर्मेशन इज द बेसिस फॉर डिसीजन, मार्केट डिटरमाइन प्राइस एंड एलोकेशन रिसोर्सेज, स्टेबिलिटी इंप्रूव्स वेलफेयर। इन सबको हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे हैं। टाइम हैज वैल्यू, आज जो मेरे पास पैसा है उसकी कल भी क्या वही कीमत होगी या नहीं होगी। आज के आपके पास अगर 1 रुपया है तो क्या 1 साल के बाद उस 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए ही होगी या कम होगी। तो टाइम, इसका एक कंसेप्ट है अलग से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे। टाइम अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। 1980 में जो पैसे की कीमत थी, क्या आज भी वही कीमत है। इंटरेस्ट इज पेड टू कंपनसेट द लेंडर फॉर द टाइम द बोरोवर हैव देयर मनी। जितना पैसा आपने उधार दे रखा है उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये एक कंसेप्ट है, ताकि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो उसका नुकसान ना हो। आपको इंटरेस्ट रेट को समझना भी जरूरी है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ही कंसर्न करते हैं। रिस्क रिक्वायर्स कंपनसेशन, कोई भी रिस्क, जो भी पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस है, किसी भी अनवांटेड इवेंट्स की वजह से उसको रिस्क कहा जाता है। और जितने बड़ा उसके अंदर रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न होना चाहिए, ये कहा जाता है। इन द वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी इंडिविजुअल विल एक्सेप्ट रिस्क ओनली इफ दे आर कंपनसेटेड। कोई रिस्क जब भी लेगा जब उसको कोई कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन मतलब प्रॉफिट हो सकता है, उससे होने वाला जो भी फायदा हो। अगर हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में बात करें, कंपनसेशन क्या है, उसके बदले में मिलने वाली पेमेंट। हायर द रिस्क बिगर शुड बी दी पेमेंट। किसी भी डिसीजन को लेने का बेसिस क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आज के टाइम में हम इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के वर्ल्ड में जीते हैं, किसी के पास भी किसी चीज की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो हर पार्टी को चाहिए कि उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिले दूसरे के बारे में। जितना ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन होगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम गैदर करने की कोशिश करते हैं, और ये जो कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, यही एक फाइनेंशियल सिस्टम की फाउंडेशन के तौर पर काम करता है। और आज के दौर में जहां कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वहां टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा हेल्प की है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में। तो इससे फाइनेंशियल मार्केट्स की ग्रोथ होती है। मार्केट डिटरमाइन प्राइस एंड एलोकेट रिसोर्सेज। मार्केट्स जो है वो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का कोर है, और हर इकोनॉमी के पास जो है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है कि डिमांड और सप्लाई जो है प्राइस डिटरमाइन करेगी, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। मार्केट के अंदर जो रिसोर्सेज है उनको चैनलाइज ऐसे ही किया जाता है। जो सेवर हैं, जो बोरोवर हैं, वो आपस में रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं, और मकसद क्या है, इंफॉर्मेशन को गैदर करके ट्रांजैक्शन की जाए। जितना अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप होगा उतनी जल्दी कंट्री ग्रो करेगी। स्टेबिलिटी से वेलफेयर इंप्रूव होगा। जितनी स्टेबल इकोनॉमी है उतना ही ज्यादा उसके अंदर रिस्क कम होगा, और हर किसी का वेलफेयर यानी हर किसी के भलाई की सोची जाएगी।
जब 2008 में इंस्टेबिलिटी आई, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आई, तो हर तरफ डिप्रेशन था। ये ग्रेट डिप्रेशन 1930 में आया था। 1930 के बाद सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी आई सन 2008 में। और सेंट्रल बैंक्स का क्या काम है, वो इन्फ्लेशन को कम से कम रखे, स्टेबल रखे, या रिसेशन को अवॉइड या मिनिमाइज करने की कोशिश करे। हर इकोनॉमी जो है फास्ट ग्रो करना चाहती है अनस्टेबल इकोनॉमी के मुकाबले।